गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये है वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि आपका फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत चल रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को सोसाइटी टेक्नोलॉजी के बारे में जनरल आपको समझाया था, है ना। और आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रकृति में मूल बल के ऊपर, है ना। और वैसे मैंने आपको सोसाइटी के ऊपर कई सारी चीजों के बारे में आपको बताया भी था कि सोसाइटी में फिजिक्स का बहुत योगदान है। तो आज का जो हमारा जो बेसिक वीडियो रहेगा वो प्रकृति में मूल बल पे रहेगा। तो आइए देखते हैं। प्रकृति में मूल बल, इसको हम फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं। यानी कि मूल का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में अगर हम कहें, मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब ये है कि ये किसी और से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स, ये किसी अन्य बलों द्वारा ये उत्पन्न नहीं किए जा सकते। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको बीबीआई का टॉपिक है ये, अब तक पढ़ाए हुए सभी टॉपिकों में सबसे अच्छा टॉपिक है। मतलब प्रकृति में मूल बल यानी कि ये बल तो प्रकृति में, ये बल तो आपके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप कुछ भी माने। प्रकृति में मूल बल वो है, ये बल तो आपके ऊपर अप्लाइड होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इनका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर आप साइंस के लैंग्वेज में बताएं तो मूल का मतलब होता है ऐसे बल जिन्हें किसी और बल द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं मूल बल। किसी भी बल के बारे में पढ़ने से पहले आप ये समझिए आपको उसमें क्या पढ़ना होता है, किस पर वो निर्भर करता है, ठीक है, कितनी दूरी तक काम करता है, कैसी उसकी प्रकृति है, कैसी उसकी प्रकृति है, किस पर वो निर्भर करता है, कितनी दूरी तक काम करता है और कहां तक, कैसा उसका नेचर है, स्ट्रांग है, वीक है, कैसा नेचर है, ठीक है। तो आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। एक बार एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि साहब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है द्रव्यमान के कारण। किसके कारण लगता है? द्रव्यमान का। आप ही की क्लास में से किसी बच्चे का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, ग्रेविटी क्यों लगती है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगता है द्रव्यमान के कारण। किसके कारण लगता है? द्रव्यमान के कारण। और ये आपके और मेरे बीच में भी लगता है, पर कारण ये कि हमारे द्रव्यमान इतने ज्यादा नहीं है जो हम किसी को खींच सके। अगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम भी गुरुत्वाकर्षण लेके हो जाएंगे। हमारा कितना वजन होगा? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। आपको पता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलो। सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 किलो। तो अब लगाइए सब, सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना भारी है। 10 लाख गुना। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट है। और आपको बताया भी गया होगा कि हमारी पृथ्वी किसी टाइम पे सूरज से ही अलग होकर बनी है, ऐसा ही बोला जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात हो रही थी। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है द्रव्यमान के बीच में। किसके बीच में लगता है? द्रव्यमान कणों के मध्य। और जिस कण का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसका एक सूत्र है, आइए देखते हैं। और ये सूत्र है F = Gm1m2/r², जहां G जो है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 और m2 क्या है आपके? द्रव्यमान, मास है, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। और r जो है वो है दूरी।
दूरी ज्यादा होगी, बल कम होगा। द्रव्यमान ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। अगर दूरी कम होगी, बल ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होगी तो बहुत कमजोर होगा, द्रव्यमान कम होगा तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस सूत्र पर निर्भर कर रहा है। इस सूत्र की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल को निकाला जाता है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं और वो चैप्टर हमारा होगा 8वें चैप्टर में हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। कोई ऐसी घबराने वाली बात इसमें है नहीं है कि सूत्र अब ये क्या आया। देखिए फिजिक्स में अब हम चीजों को गहनता से अध्ययन करने वाले हैं ना, तो इन सब चीजों के बारे में भी समझेंगे हम लोग। मैंने कहा था ना बल के बारे में 4-5 बातें होंगी। किस पर निर्भर है? द्रव्यमान पर। दूसरा, क्या इसकी रेंज है, यानी ये कितनी दूरी तक काम कर सकता है। तो सुनिए, परास जिसको अपन बोलते हैं, परास, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स को भी सीखिए, ठीक है ना। तो परास जो है वो 10 की घात -15 मीटर से इंफिनिटी, अनंत तक लगता है। जब तो देखिए हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगाती है। हिंदी पाश्चात्य समिति, हिंदी मतलब वो हमारे आध्यात्म ग्रंथों में तो क्या क्या लिख रहा है भगवान जानता है। ऐसे लिख दिया कि साहब शेषनाग के फन पर खड़ी है, कोई ने लिख दिया साहब गाय के सींग पर खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी चक्कर लगाती है ना। पिक्चर भी देखते हैं हम लोग, पिक्चरों में भी देखते हैं। जिस तरह से हमारी ग्रेविटी है ऐसे सभी ग्रहों की ग्रेविटी है। हमने जो मंगलयान भेजा था, मंगलयान में जो हमारा जो रोवर वो जो चक्कर लगा रहा है, मंगल जो सूरज जो मंगल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसका चक्कर लगाने का कारण भी क्या है कि मंगल ने उसको अपनी गुरुत्वाकर्षण में पकड़ रखा है। तो परास हो गया, निर्भरता हो गई। अब बात आती है कैसा नेचर है इसका। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति कैसी है? आकर्षण की प्रकृति है साहब। आकर्षण यानी कि वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, ये दूर नहीं फेंकता, खींचता है। आकर्षण की प्रकृति है, ये इसकी रेंज है, ये इसकी निर्भरता है। और हाँ, ये एक दुर्बल बल है। कैसा बल है आपका? ये दुर्बल, वीक फोर्स है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो बहुत स्ट्रांग होगा, वीक है। अगर आप अपना हाथ ऊपर उठाना चाहें उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जोर पड़ेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अपनी हर चीज को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आपको इतना खास जोर नहीं हुआ। आप इस चीज को नीचे से ऊपर उठाना चाहें उठा सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल यही तो समझाने के लिए दिखा रहा हूं आपको मैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 4 बात हो गई सर इसमें। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये परास उसकी है, बहुत कम दूरी से बहुत ज्यादा दूरी तक काम करता है। प्रकृति में आपने देख लिया ये एक आकर्षण का बल है। फर्नीचर आपने देख लिया ये एक दुर्बल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम अपना हाथ भी ऊपर नहीं कर पाते, लेकिन हम कर लेते हैं, है ना। तो देखिए एक बार इसको फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आइए दूसरे बल के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं गुरुत्वाकर्षण को तो नहीं मिटाऊंगा क्योंकि एक बार एंड में रिपीट भी करूंगा। तो दूसरा बल आपका है विद्युत एवं चुंबकीय बल। इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है विद्युत। ये आवेशों के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? आवेशों के बीच में। इसका भी फॉर्मूला है और वो ये है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। पहले जैसा ये लगभग चीजें बदली हैं। G की जगह पर K आया है, M1 M2 की जगह पर Q1 Q2 आया है,
तो बताता हूं के क्या है यहाँ पर। के बेटा यहाँ पर कूलाम का नियतांक है। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, कूलाम का नियतांक है, ये 12वीं क्लास में पढ़ने को मिलता है। Q1 Q2 आवेश हैं आपके, R आपकी क्या है, दूरी है, ठीक है। के क्या है आपका कूलाम का नियतांक, Q1 Q2 आपके आवेश है और R आपकी क्या है, दूरी है। तो यहां से ही पता चल रहा है आवेश अधिक होंगे बल ज्यादा होगा, दूरी कम होगी बल ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी बल कम होगा, ठीक है। तो ये आप निर्भरता समझ चुके हैं। आवेश के कारण उत्पन्न होता है, दूरी पर भी निर्भर करता है, आवेशों पर भी निर्भर करता है, ये आपका कूलाम का बल है। अब बात आती है रेंज, कहां तक लगाइए। परास क्या है इसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की भांति ही इसकी परास 10 की घात -15 मीटर से इंफिनिटी तक है। ये भी 10 की घात -15 मीटर से अनंत तक कार्य करता है। इसके बाद परास के बाद अगला आता है इसमें प्रकृति। ये तो आप जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी अगर आप इस पेन को गिराएंगे, इस मार्कर को गिराएंगे तो ये नीचे जाएगा। द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो वो तो हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन आवेश के साथ तो पंगा है। आवेश धनात्मक भी होता है और आवेश ऋणात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब आवेश ऋणात्मक होता है जब नेगेटिव होता है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब अगर आवेश प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, तो ये बल जो है प्रकृति में ये आकर्षण के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण के भी हो सकते हैं। ये बेसिक फर्क है इन दोनों बलों में। जब हम कभी अंतर लिखने की बात करते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में, विद्युत चुंबकीय बल में, तो सबसे मेन फर्क यही है कि साहब गुरुत्वाकर्षण बल तो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का बल है और ये तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल की भांति ही ये भी एक आपका दुर्बल वीक फोर्स है, दुर्बल बल है, वीक है ये भी फोर्स, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वीक एक तरह का फोर्स है, स्ट्रांग नहीं है। आप चाहें तो आवेशों को अलग अलग कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए इसको। चलिए सर, अब आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा बल है वो है आपका, तीसरा जो हमारा बल है वो हमारा है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल इंग्लिश में बोलेंगे इसको न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल की भांति इसका कोई गणितीय सूत्र नहीं है। पहली बात तो कोई गणितीय सूत्र नहीं, कोई गणितीय सूत्र नहीं है। आप कहें कि सर कोई सूत्र लिख दो, जैसे आपने उसका लिखा। अरे जब है ही नहीं तो क्या लिखें सर, बना दो। तो भैया ये मूल बल हैं, प्रकृति के मूल बल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी के और से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, और अभी इसमें सूत्र कोई है ही नहीं, तो क्या करें। हाँ, इतना जरूर है, ये सब बच्चे जानते ही होंगे। नाभिक क्या होता है, परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म स्थान होता है जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, और नाभिक पर ही, मतलब नाभिक में ही आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जो नाभिकीय बल है वो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। पी का मतलब यहां प्रोटॉन है और एन का मतलब यहां
न्यूट्रॉन है। कोई गणितीय सूत्र नहीं है, ठीक है। किस किस के बीच में लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। इनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से हम एक शब्द यूज करते हैं और उसका नाम है न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं इसको अपन? न्यूक्लियॉन। कंबाइंड रूप से, मतलब प्रोटॉन को अलग से नहीं बोलेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं 8O16, इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसको यूं भी बोल सकते हैं 16 न्यूक्लियॉन है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक कंबाइंड में न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन प्रोटॉन को भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन को भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है। कोई गणितीय सूत्र नहीं है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रबल बल है, अब तक जो दोनों फोर्स मिले थे वो तो बेचारे बहुत कमजोर थे, वीक फोर्स थे। ये नहीं है साहब वीक फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ, प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रबल बल है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी बताता हूं मैं आपको, और याद रखिएगा हमेशा, जो भी चीज स्ट्रांग होती है, मतलब जो भी नेचर में स्ट्रांग मिलेगा आपको, उसकी रेंज बहुत कम होगी। अगर कोई चीज बहुत दूरी तक काम करेगी और प्रबल भी होगी तो उसका तो वर्चस्व होगा। यानी कह सकते हैं अगर नाभिक के बल इतने ज्यादा प्रबल होते तो भाई प्रबल तो है ये, लेकिन अगर इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती तो भाई साहब ये परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना, सबको खींच लेते, पर ऐसा वो करते नहीं है। यानी इसकी जो रेंज है, रेंज यानी परास, नाभिक के बल की परास, केवल ये नाभिक के अंदर ही काम करते हैं। परास बहुत कम है, बहुत कम, जीरो, मतलब मान लो नाभिक के भीतर तक ही काम करते हैं। जितना बड़ा नाभिक उतनी बड़ी इसकी रेंज। नाभिक 10 की घात -14 से 10 की घात -15 बड़ा है तो 10 की घात -14 मीटर त्रिज्या होगी, छोटा है तो 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या होगी। तो नाभिक के भीतर ही कार्य करते हैं ये बस। नाभिक के बाहर तो ये भाई साहब शून्य, बहुत अल्प होती है, परास बहुत कम होती है। नाभिक के बल प्रबल बल मान लिया है, लेकिन परास बहुत कम है। हाँ, और नेचर ये कैसा है? गुरुत्वाकर्षण बल कैसा था? आकर्षण। विद्युत चुंबकीय बल कैसा था? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। लेकिन ये जो बल है, ये प्रबल बल होने के साथ साथ आकर्षण का भी है, ठीक है। ये नाभिकीय बल है, एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए सर, चौथा और आखिरी, 4 ही बल हैं जो प्रकृति में प्रबल हैं, बाकी तो मतलब फंडामेंटल है, प्रबल नहीं। 4 ही बल हैं जो प्रकृति में मूल बल के रूप में है। बाकी तो कोई सा बल हुआ, जैसे घर्षण बल हुआ, या फिर तनाव बल हुआ, या फिर कर्षण हुआ, जो भी हुआ, शांता हुई, वो सब तो निर्भर करते हैं, वो सब तो किसी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये उत्पन्न नहीं किए जाते, ये तो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, मूल हैं, ये तो लगेंगे ही लगेंगे। चौथा और आखिरी है, और वो है, उसका नाम है दुर्बल। नाम से ही पता चल गया कि साहब दुर्बल होगा, लेकिन नाभिकीय बल है ये भी। दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल, हाँ जी, दुर्बल नाभिकीय बल क्या है बता दूं आपको। मतलब है तो ये नाभिकीय बल ही, बट वीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। भाई देखो, आपको मैंने कहा था नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच में लगता है। क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर ही रहेंगे क्या? बाहर नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के बाहर हुए तब भी तो इनके बीच में कोई ना कोई बल कार्य करता है, वो है दुर्बल नाभिकीय बल।
एक तरह से कह सकते हैं एक प्रक्रिया होती है रेडियो एक्टिवता, शायद कुछ बच्चे परिचित होंगे इससे। रेडियो सक्रियता बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिवता ही बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। कुछ ऐसे नाभिक होते हैं, आप देखेंगे आवर्त सारणी में ना, आवर्त सारणी आप जब खरीद के लाएंगे केमिस्ट्री के लिए, तो जब आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें ऊपर ना एक ऐसे स्टार बने हुए होंगे किसी किसी तत्व के ऊपर, किसी किसी तत्व के ऊपर आप ऐसे स्टार देखेंगे। कंफ्यूज मत हो जाना, वो स्टार वाले जो तत्व हैं वो रेडियो तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? रेडियो तत्व हैं। तो रेडियो सक्रियता क्या है मैं बता दूं आपको। कुछ नाभिक का स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित करने की घटना होती है और उनके स्वतः विकिरण उत्सर्जित करने की घटना को ही हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी में कई सारे विकिरण उत्सर्जित होते हैं, अल्फा कण भी होता है, बीटा कण भी होता है, गामा कण भी होता है। तो ये जो कण निकलते हैं इनके मध्य जो बल कार्य करते हैं, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इनके बीच में जो बल काम करते हैं उन्हीं को अपन लोग क्या कहते हैं, उन्हीं बलों को अपन जो है, जो इनके बीच में बल कार्य करते हैं उसी को अपन दुर्बल नाभिक के बल कहते हैं। ये होता दुर्बल है, रेंज इसकी कुछ नहीं होती है, हालांकि इन दोनों की रेंज बहुत ज्यादा है, इसकी रेंज कुछ नहीं होती है, नेचर में दुर्बल है, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के फलस्वरूप मुक्त होने वाले कणों के मध्य लगता है ये भी प्रकृति में मूल बल। ठीक है, तो ये 4 बल थे जो मैंने आज आपको पढ़ाए। इसकी रेंज कम होती है, दुर्बल है, पहली बात तो दुर्बल है, नाभिकीय बल होने की वजह से कोई गणितीय सूत्र नहीं है, कोई गणितीय सूत्र नहीं है आकर्षण का ही, परास अल्प है, बहुत कम है, ये सब बातें हैं सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये 4 चीजें हैं, 4 बल हैं प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। देखिए आपसे मैं एक बात कहूं, हमारे पास ये फैसिलिटीज है कि हम आपको वीडियो भेजें, है ना, और आप इन वीडियो को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। क्लास होती है तो क्लास में तो एक बार टीचर पढ़ाएगा, गया एक लेक्चर गया जो गया। अब ये वीडियो तो आपके पास सेव रहेगा, आप जब चाहें तब देखें। और मैं तो कहता हूं कि आप एक वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम अगर एक बार में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे हिसाब से तो 2 बार देख लें तो ज्यादा अच्छा है। 2 बार अगर आप इसी वीडियो को एक बार देखें, डबली श्योर होना बहुत जरूरी है। मतलब एक बार जैसे अपन कोई घर की कुंडी लगाते हैं तो एक बार ताला खींचते हैं कि नहीं खींचते, ताला लगाते तो हमें पता ताला लग गया, लेकिन ताला खींचने का मतलब क्या, डबली श्योर। तो ऐसे एक बार जब वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें रह जाएं जो समझ में ना आए, लेकिन उसको दोबारा देखेंगे तो वो समझ में आएगा। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं ये, और ज्यादा से ज्यादा देखिए, मेरा तो कहना ये है ना। और आज का जो टॉपिक था बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रकृति मूल बल, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसी के साथ कहते हुए आज के लेक्चर के लिए बहुत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बहुत है बच्चों।